हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉक्स फॉर ज्योग्राफी। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कास्ट स्थलाकृतियां। पृथ्वी की ऊपरी सतह के नीचे भूपृष्ठीय चट्टानों में छिद्रों और दरारों के अंदर जो जल स्थित होता है उसे ही भूमिगत जल कहा जाता है। और भूमिगत जल के द्वारा जो चूना पत्थर के जो प्रदेश है, जहां पर जिन प्रदेशों या क्षेत्रों में चूना पत्थर की सेलें पाई जाती है, तो वहां पर सतह के ऊपर और सतह के नीचे विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण किया जाता है, जिसे ही कास्ट स्थलाकृतियां कहा जाता है। तो किसे कहते हैं गाइस कास्ट स्थलाकृतियां? भूमिगत जल के द्वारा चूना पत्थर वाले जो प्रदेश या क्षेत्र होते हैं, जहां पर चूना पत्थर की सेलें पाई जाती है, तो वहां पर सतह के ऊपर और नीचे जो आपको विभिन्न प्रकार के स्थल रूप या स्थलाकृतियां देखने को मिलती है, उन्हें ही कास्ट स्थलाकृति कहा जाता है। और कास्ट स्थलाकृति ये जो नाम है, ये यूगोस्लाविया में जो कास्ट प्रदेश पाए जाते हैं, उनके आधार पे विश्व के विभिन्न देशों में अलग अलग जगह पे चूना पत्थर के प्रदेशों के अंदर जो भी स्थलाकृतियां देखने को मिलती है, तो उन्हें कास्ट स्थलाकृति कहा जाता है। तो इसका नामकरण किसके आधार पे किया गया है? यूगोस्लाविया के कास्ट प्रदेशों के आधार पर। आज की हमारी इस क्लास में हम चर्चा करेंगे अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होने वाली कास्ट स्थलाकृतियों के बारे में। तो सबसे पहले जो अपरदन के फलस्वरूप बनने वाली स्थलाकृति है, वो है टेरारोसा। टेरारोसा किसे कहते हैं? कि जो चूना पत्थर वाले प्रदेशों में जल की घुलन क्रिया के फलस्वरूप लाल और जो भूरी मिट्टी का निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाता है? टेरारोसा कहा जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टेरारोसा है वो आपकी नदी के द्वारा उत्पन्न होती है, या वायु के द्वारा उत्पन्न होती है, या फिर सागरीय लहरों के द्वारा उत्पन्न होती है, या फिर जो भूमिगत जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। जो टेरारोसा है, ये एक कास्ट स्थलाकृति है, और वो भी किसके फलस्वरूप? अपरदन के फलस्वरूप। जल की घोलीकरण की क्रिया के द्वारा जब लाल और भूरी मिट्टियों का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? चूना पत्थर वाले प्रदेशों में टेरारोसा कहा जाता है। नेक्स्ट जो स्थलाकृति है, वो है घोल रंध्र। चूना पत्थर के जो प्रदेश होते हैं, जब वहां पर वर्षा होती है, तो वर्षा का जो जल होता है, वो सतह के ऊपर जब बहने लगता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल क्रिया करके एक सक्रिय घोलक बन जाता है, और जो सेलों की जो संधियां होती है, उनमें जल है वो घुसकर वहां पर जो घुलनशील तत्व होते हैं, वो अपने साथ घोल लेता है, और जिसके कारण चूना पत्थर के जो प्रदेश या जो धरातल होता है, वहां पर असंख्य छोटे छोटे छिद्रों या गर्तों का निर्माण होता है, जिसे क्या कहा जाता है? घोल रंध्र कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, ये यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे असंख्य हजारों की संख्या में जो छिद्र है, उनका निर्माण हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? घोल रंध्र कहा जाता है। घोल रंध्र के बाद में नेक्स्ट जो स्थलाकृति है, वो है विलय रंध्र। जब घोल रंध्रों का घुलन क्रिया के परिणाम स्वरूप जब उनका और अधिक विस्तार हो जाता है, तो तब उसे क्या कहा जाता है? विलय रंध्र कहा जाता है। घोल रंध्र तो क्या होते हैं? आकार में छोटे होते हैं, और जब घुलन क्रिया के फलस्वरूप इनका आकार बड़ा हो जाता है, ये विस्तृत हो जाते हैं, तब इन्हें क्या कहा जाता है? विलय रंध्र कहा जाता है। और जब विलय रंध्र का और अधिक विस्तार होता है, तो एक नई जो गर्त है वो बड़ा बन जाता है, तो इस तरह जो नई स्थलाकृति बनी, इसे क्या कहा जाता है? डोलाइन कहा जाता है। गाइस, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आपको क्रम याद रखना है कि सबसे पहले निर्माण किसका होता है? घोल रंध्र का। जब वर्षा का जो जल है, वो चूना पत्थर वाले प्रदेशों के अंदर जब वर्षा आती है, तो धरातल के ऊपर जो जल है, वो एक सक्रिय कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर एक सक्रिय घोलक के रूप में कार्य करता है, और धरातल के ऊपर असंख्य छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? घोल रंध्र। और जब घोल रंध्र का और अधिक विस्तार हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? विलय रंध्र। और जब विलय रंध्र का और अधिक विस्तार हो जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? डोलाइन कहा जाता है। और जब कई डोलाइन आपस में मिलने से एक विशाल गर्त बनता है, एक बड़ा गर्त बनता है, तो तब इसे क्या कहा जाता है? युवाला या आपके सहकुंड कहा जाता है। घोल रंध्र के विस्तार से विलय रंध्र के विस्तार से डोलाइन, और अनेक डोलाइन के मिलने से जो एक बड़ा गर्त बनता है, इसे युवाला कहा जाता है। और कई युवाला या सहकुंड के मिलने से एक विशाल गर्त का निर्माण होता है, जो कि सबसे बड़ा होता है आकार में। तो एक
है आकार में सबसे बड़ा होता है। तो सब क्रम याद रखना, घोल रंध्र के विस्तार से विलय रंध्र के विस्तार से डोलाइन और अनेक डोलाइन के मिलने से युवाला या सहकुंड और युवाला और सहकुंड के मिलने से क्या बनता है, पोल्जे या राजकुंड बनता है। तो ये तो हमारी जो स्थलाकृति है वो हो गई। नेक्स्ट हमारी जो स्थलाकृति है वो है धंसती निवेशिका। जब धरातल के ऊपर असंख्य घोल रंध्र, विलय रंध्र और डोलाइन जब बन जाते हैं तो जो नदी बहती है, जो धरातल की ऊपरी सतह पर जो नदी बहती है उसका जो जल है वो उन रंध्रों से होकर नीचे चला जाता है। तो जब जल नीचे चला जाता है तो इसे ही क्या कहा जाता है, धंसती निवेशिका कहा जाता है। आगे समझ में किसे कहा जाता है धंसती निवेशिका, कि जब चूना पत्थर वाले प्रदेशों के अंदर जब नदी बहती है तो धरातल के ऊपर जब जो गोल रंध्र है, विलय रंध्र है, डोलाइन है, तो जब इनका निर्माण होता है तो इनसे जो जल होता है नदी का वो रिसकर नीचे चला जाता है। तो इसलिए जो नदी है वो धरातल के ऊपर नहीं बह पाती क्योंकि उसका सारा जो जल है वो उन रंध्रों से होकर नीचे चला जाता है। तो इस तरह से क्या कहा जाता है, धंसती निवेशिका कहा जाता है। नेक्स्ट जो स्थलाकृति है वो है अंधी घाटी। जब नदी का जो जल है वो इन रंध्रों से होकर नीचे चला जाता है तो नदी की जो आगे वाली जो घाटी है वो क्या हो जाती है, शुष्क, वो खाली रहती है क्योंकि नदी का जो जल है वो इन रंध्रों से होकर नीचे चला गया और आगे वाली घाटी क्या है, खाली यानी शुष्क है। तो उसे क्या कहा जाता है, अंधी घाटी कहा जाता है। चूना पत्थर के जो प्रदेश या क्षेत्र होते हैं वहां पर जब नदी बहती है तो नदी का जो जल होता है जो इन रंध्रों से, विलय रंध्र, जो आपके डोलाइन है, घोल रंध्र है, घोल रंध्र तो वैसे छोटे होते हैं, इनसे तो ज्यादा नहीं जाता, मुख्यतः विलय रंध्र और जो डोलाइन होते हैं तो इनसे नदी का जो जल होता है वो रिसकर नीचे चला गया। तो जब नदी का जो जल नीचे चला गया तो नदी की जो आगे वाली घाटी थी तो वो शुष्क पड़ी रहती है, तो इसे क्या कहा जाता है, अंधी घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो है लेपीज। चूना पत्थर की जो प्रदेश होते हैं तो वहां पर जब जो जल होता है वो क्या करता है कि सेलों या जो चट्टानें होती है उनकी संधियों में घुसकर और जो भी उसके अंदर जो घुलनशील पदार्थ होते हैं उनको अपने साथ क्या करता है, बहाकर ले जाता है और एक खड़े ढाल वाले, एक कटक नुमा, एक उबड़ खाबड़ या असमान संरचना या धरातल का निर्माण होता है। इसे क्या कहा जाता है, लेपीज कहा जाता है। चूना पत्थर वाले प्रदेशों के अंदर जब जल के अपर्दन के फलस्वरूप जो सतह होती है वो उबड़ खाबड़ हो जाती है और यहाँ पर जो एक स्तंभ नुमा जो कटक है वो तीखे खड़े ढाल वाले कटक है वो उनका निर्माण होता है और ये जो कटक है, एक कटक दूसरे कटक से है वो विद्दर अर्थात दरार के द्वारा है वो अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से जब ये लंबे कटक बन जाते हैं तो जो समस्त जो धरातल है वो उबड़ खाबड़ और असमान हो जाता है। तो इस तरह जो स्थलाकृति बनती है इसे लेपीज कहा जाता है और इसे नंगे पांव पार करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये तो थी हमारी काष्ठ स्थलाकृतियां जिनका निर्माण अपर्दन के फलस्वरूप हुआ है। हमारी अगली क्लास में हम काष्ठ स्थलाकृतियां जो निक्षेपण के फलस्वरूप बनी है यानी निक्षेपात्मक काष्ठ स्थलाकृतियों की हम हमारी अगली क्लास में चर्चा करेंगे। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें और भी अधिक मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी टॉपिकों पे हैं वो अलग अलग वीडियो लेके आएंगे। तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। जय हिंद।